फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट एमएलआई के चेयरमैन रहे डॉक्टर डी के सतपथी। डॉक्टर डी के सतपथी, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर डी के सतपथी, आज हम बात करना चाहेंगे आपसे, मुर्दे बोलते हैं। जी हाँ, ये शब्द सुनने में अटपटा लगता है, मुर्दे बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर सतपथी जब अपना फॉरेंसिक ज्ञान उन मुर्दों के साथ लगाते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आम आदमी ये जानता ही नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, तो ये फॉरेंसिक साइंस क्या होती है जो डे टू डे काम में हमारे आती है? ये फॉरेंसिक साइंस मेडिकल विधा का एक ब्रांच है जिसमें कि हम कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मृतकों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और उसमें मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई तमाम जटिलताओं का समाधान ढूंढते हैं। आपने सही कहा कि मुर्दे बोलते हैं, किंतु मुर्दे सिर्फ बोलते नहीं हैं, मुर्दे सच बोलते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जिंदा आदमी ही झूठ बोलता है, मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, इंसान होने के नाते हम में माया भी है, क्रोध भी है, ममता भी है, लोभ भी है, क्षमा है, हर रस से हम जुड़े हुए हैं। इसका सदुपयोग दुरुपयोग करते रहते हैं। मगर सोचिए, जो इंसान इस धरा का नहीं है, वो मर चुका है, उसका कोई रिश्ता नहीं किसी से, वो क्यों झूठ बोलेगा? किंतु शर्त तो उसका एक है, मैं मर चुका हूं, मेरी आवाज बड़ी धीमी है, तुम मेरे पास आओ, मेरे नजदीक आओ, मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं तेरी बात सुनना चाहता हूं। यदि मुर्दे को एक बार विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति सही में मेरी बात सुनना चाहता है, आपको मुर्दा एक एक चीज बताएगा। यदि मेरा डॉक्टर मुंह में रुमाल डालकर स्वीपर से 100 परीक्षण करा रहा है, या कोई पुलिस अफसर सरपंच के घर में बैठकर लाश पंचनामा बना रहा है, और मुर्दा भी समझ जाता है, एक दिन नीच तो वो था जिसने मेरे साथ अत्याचार किया, और दूसरे पापी ये हैं जो मुझको देखना भी पसंद नहीं करते। मैं कोई भावावेश में नहीं बोल रहा, मैंने हजारों पोस्टमार्टम किए, 18,000 गैस का तो पोस्टमार्टम मैंने किए। मैं इस विधा में 40-45 साल से जुड़ा, मेरे पास लाशें आती थी 30 साल 40 साल पुरानी, उनसे मैं पूछता था, वो भी मुझे बताते थे कि मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत सही बात बोली, मुर्दे केवल सच बोलते हैं। तो एक सबसे पहले हमें ये जानना चाहेंगे, स्वाभाविक मौत, होमिसाइड और सुसाइड, इसमें पोस्टमार्टम के द्वारा हम कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, हर मौत में मौत हो गई। अब सवाल ये होता है कि देखिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि एक आदमी घर में लटका मिला, स्वाभाविक है कि एक आदमी लटका मिला है तो आदमी सोच रहा है फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया, ये कर लिया। किंतु मैं 100 परीक्षण के समय गले में जो रस्सी का निशान है उसका मैं परीक्षण कर रहा हूं। तो यदि कोई आदमी लटकता है तो उसके गले में निशान कैसे आएगा, और यदि कोई आदमी को रस्सी से गला घोटूं तो उसके गले में निशान कैसे आएगा? यदि मुझे नीचे आदमी पड़े हुए में रस्सी से गला घोटने का निशान मिल रहा है और तत्पश्चात वो लटका हुआ मिला, तो उसमें 2 निशान मिलेंगे, एक तो जिंदे में गला घोटने का और दूसरे 100 को लटकाने का। तो जो हैंगिंग का लिगेचर है वो मरने के बाद का होगा, और जो स्ट्रेंगुलेशन है जिसको रस्सी में गला घोटा गया है वो जिंदे का होगा। तो ये होमिसाइड और सुसाइड में अंतर आ गया। अब कई बार की नेचुरल डेथ हुई, लेकिन उसके बाद में इन चीजों को छुपाने के लिए या जायदाद के लिए डेपिक्ट करते हैं इन चीजों को। स्वाभाविक मौत, आदमी रात को सोते समय मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। अब दिखाना ये चाहते हैं घर वाले जायदाद के लिए, किसी चीज के लिए, या तो उसने आत्महत्या कर ली और या फिर उसको किसी ने मार दिया है, किसी और के ऊपर उनको आक्षेप लगाना है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। अब सवाल यह है कि जैसे कि मैं कई बार देखा हूं, किसी आदमी ने कम से कम मार्केट से 20-25 लाख रुपया उठा लिया है कि मैं आपको सोयाबीन सप्लाई कर दूंगा, ये कर दूंगा। अंततोगत्वा वह जुए में हार गया या उसका कुछ हो गया,
अब आदमी पैसा मांगने लगे तो ये आदमी आत्महत्या कर लिया या स्वाभाविक मौत मर गया। चूंकि घर वालों को मालूम है कि ये आदमी की 20 लाख की देनदारी है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या बोलेंगे कि साहब डॉक्टर सतपथी से ये 10 लाख लिया था, वो तंग करते थे इसीलिए तो नहीं मारा, ये तो नहीं हो गया। तो ये तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि मैं लिख के न दूं कि भाई इसके साथ मेरा कोई पैसा का लेन देन नहीं है। तो ऋण मुक्त हो गए। जैसे ऋण मुक्त हो गए अब बोलेंगे कि हाँ साहब ये सही में आत्महत्या या स्वाभाविक मौत है। तो ये कॉमन चीजें हैं। हाँ, तो पोस्टमार्टम से हम बहुत अच्छे से मालूम कर सकते हैं कि स्वाभाविक मौत, होमिसाइड अर्थात हत्या करी है किसी ने, और ये सुसाइड। तो जब पोस्टमार्टम करते हैं तो सबसे पहले कैसे क्या चीजें देखते हैं अपन? देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं मनुष्य के मतलब मेडिकल विधा में चमड़ा जो है सबसे पहले बाहरी आवरण है, किंतु फॉरेंसिक मेडिसिन में कपड़ा इंसान का सबसे पहला आवरण है। हम कपड़े का उचित परीक्षण करते हैं, ये कपड़े फटे मटे तो नहीं है, कपड़े क्या स्वाभाविक अवस्था में है, कपड़े के बटन या कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। ये कपड़ों की स्थिति से बहुत कुछ पता चलता है। एक आदमी मान लो लटक के मर गया, उसका कमीज अंदर फंसा हुआ है, अच्छा बेल्ट लगा है, किस तरह का कोई छेड़खानी नहीं है। आज हम एक आदमी को, बेहोश आदमी को उठाते हैं तो उसके कपड़े लत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। तो एक स्वस्थ आदमी को यदि मैं 3 आदमी पकड़ के जबरदस्ती लटका दें तो उसके कपड़े लत्ते अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसका मतलब कि इसके साथ किसी तरह का कोई भी संघर्ष या कोई स्कफल या कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। तो कपड़ा देखिए, फिर कपड़े में खून, उसका बहाव कैसे है। देखिए यदि एक आदमी के शरीर पर अनेक चोटें हैं, खून बहे हुए हैं, पर मैंने देखा कि सिर के ऊपर एक चोट है और खून ऊपर से नीचे बह रहा है और बाकी खून साइड में बह रहा है, तो मैं इसे समझ जाता हूं कि सिर का चोट सबसे पहले मारा गया, क्योंकि तभी खून ऊपर से नीचे बह रहा है और जब गिर गया है बाकी चोटें पहुंचाई गई हैं। नंबर 2 हो गया। फिर उन चोटों का परीक्षण करता हूं, यदि सभी चोटें समान रूप से दिख रही हैं कि एक चौड़ा है एक कटा हुआ है, इसका मतलब कि उस चाकू में एक तरफ धार था एक तरफ धार नहीं था, मगर उसमें आधे तो चोट ऐसे हैं और आधे चोट दोनों नोक कटे हुए हैं। इसका मतलब कि एक चाकू में दोनों तरफ धार है और एक चाकू में एक तरफ धार है, अर्थात कम से कम 2 हथियार यूज हुए हैं, अर्थात मुलजिम भी कम से कम 2 तो थे ही थे। उसके बाद उसमें जो अकड़न आती है, ये अकड़न का भी विधा है कि 6 घंटे में कहाँ होगा, 12 घंटे में कहाँ होगा, 24 घंटे में क्या होगा। तो उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं ये कितने घंटे पहले मरा होगा। उसके बाद फिर वो कितना अंदर घाव गया है और मृत्यु का कारण काहे के लिए है, हार्ट के लिए हुआ, लंग में छेद हुआ कि काहे के लिए हुआ। उसके बाद उसका पेट का देखते हैं, खाना, ये खाना की स्थिति क्या है, यदि वो पहचानने में आ रहा है तो क्या क्या। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल दूं, मुझे याद है आज से करीब 25-30 साल पहले एक 10 साल का जैन लड़का किडनैप हो गया। करीब 8-10 दिन के बाद उस लड़के की लाश छोला तरफ लाश मिली। मैं जब शव परीक्षण कर रहा था, गला घोट उसकी हत्या की गई थी और उसके पेट में मटन के टुकड़े मुझे मिले। एक जैन लड़का जो 10-12 साल का है, मटन के टुकड़े क्यों मिलेंगे। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति ने किडनैप करके घर में रखा था जिसके घर में मटन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था और बाद में यही हुआ, पकड़ा गया। तो छोटी छोटी बातों को हम बड़े विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और उसके बाद एक डिस्कस निकालते हैं। एक बात आपने बीच में बहुत अच्छी बोली, हम मृत्यु कब हुई थी इसका अनुमान कैसे लगाते हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। कई बार सड़ी हुई लाशें मिल जाती हैं, कई बार कीड़े पड़े रहते हैं, तो ये अनुमान कैसे लगाया जाता है कि मौत कब हुई थी।
क्या होता है कि सबसे पहले तो शरीर में जो आदमी मर जाता है तो उसका शरीर गर्म रहता है, यह गर्म धीरे धीरे ठंडा होता है। तो आदमी का टेम्परेचर समय समय गुजरता है, उसका एक फिक्स पैमाना है, इतना घंटे मरे हुआ तो इतना टेम्परेचर गिरेगा, नंबर एक। दूसरा, इसके पहले मैंने बताया था शरीर में अकड़न, रायगर मोर्टिस जिसको बोलते हैं, कितने घंटे में कहां पर रायगर होगा, अकड़न आएगी, उसके आधार पर निर्धारण करते हैं। 24 घंटे के बाद ये अकड़न खत्म होने लगती है, जो कि 36 घंटे में खत्म। 36 घंटे के बाद शरीर में सड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सड़ाने का भी फिक्स है, अर्ली, मीडियम एंड एडवांस। और ये एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन कम से कम 7 से 10 दिन के बीच में, जिसमें शरीर में फफोले हो जाएंगे, खाना बाहर निकल आएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, फफोले पड़ जाएंगे, शरीर से रक्तस्राव होने लग जाएगा, इन सब चीजों को इसके आधार पर बताते हैं। उसके बाद भीतर के अंग, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ये धीरे धीरे घुलने लगते हैं, तो इसका आंकलन। फिर उसके बाद ये लाश फिर सूखने लगती है, जिसको मम्मीफिकेशन बोलते हैं। तो इन सब चीजों से हम आंकलन करते हैं। दूसरी बात आपने बताया कीड़े का, ये कीड़े का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। इसको बोलते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में सबको मालूम है, जब भी कोई लाश सड़ेगी उसमें मक्खियां बैठेंगी। मक्खियां, हम जो घरेलू मक्खियां दिखते हैं उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। उसके बाद एक होता है फ्लैश फ्लाई, जो कि मांस में ही बैठते हैं। आपने देखा होगा आम के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर बड़े बड़े नीले रंग के मक्खी बैठते हैं, ब्लू फ्लाइज। तो ये मक्खियां भी कहाँ मिलती हैं, किस पे बैठती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मृत शरीर पर अंडा देते हैं। जब अंडा देंगे तो इससे फिर क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। ये लार्वा इल्ली, इल्ली फिर क्या बनेगा, मैगट्स वो बन जाएंगे, वो पिपी। और उसके बाद फिर उसमें से फिर ये पूरी प्रक्रिया 14 दिन का होता है। तो जो इल्ली है, इल्ली की लंबाई और उसके संरचना देख के हम बता देते हैं ये 3 दिन पुराना इल्ली है कि 4 दिन उम्र का है, 8 दिन उम्र का है। यदि वो 8 दिन का उम्र लग रहा है तो 24 घंटे के बाद अंडे उसमें पैदा हो गए, तो इसको मरे हुए कम से कम 4 दिन तो हो ही गए। आपको सुन के ताज्जुब होगा, वीरप्पन का नाम सुना होगा, जो कि चंदन तस्कर था। चंदन तस्कर था। एक नागप्पा नाम का कर्नाटका का एक फिल्म स्टार थे, जो कि बड़े नामी थे, वो किडनैप हो गए। वीरप्पन ने किडनैप कर लिया था और अंततोगत्वा उसकी लाश जंगल में मरी पड़ी मिली। तो वीरप्पन ने एक फैला दिया कि ये तमिलनाडु और कर्नाटका पुलिस जब उसको घेर रहे थे, उनकी गोली से मरा है। इस पर इतना बड़ा विवाद हो गया कि कर्नाटका के आदमी तमिलनाडु के जितने भी आदमी हैं, उनके घर हैं, उनके छोटे छोटे व्यवसाय हैं, उनमें आग लगाना चालू कर दिए। तो वो प्रकरण फिर मेरे पास भी भेजा गया था। तो वो जो नागप्पा थे, नागप्पा की लाश सड़ी हुई थी और वहां के डॉक्टर ने 100 परीक्षण करने के बाद लिखा था ये कम से कम ये लाश 7-8 दिन पुरानी है। और उसके शरीर पर जो इल्लियां थी, और उसने इल्लियां कम से कम 20-25 इल्लियां कलेक्ट करके मेरे पास भेजी। मैंने इल्लियों को देखा तो इल्लियों की उम्र 3 से 4 दिन लग रही थी। मैंने फिर वहां का, हमारा जो नागपुर है, हमारा नागपुर सेंट्रल इंडिया का ये वायुमंडल, टेम्परेचर, इसका अनुमान और केंद्र है। मैंने वहां से कर्नाटका के मधुमलाई जंगल का वो सब निकाला डाटा कि इतनी उष्णता थी, इतनी गर्मी थी। उस आधार पर भी मैंने उन इल्लियों का उम्र 3 से 4 दिन निकाला। अब सोचिए, यदि कोई लाश 7 दिन पुरानी है और जंगल में पड़ी हुई है, तो जो भी मक्खियां बैठेंगी उनकी उम्र
6 से 7 दिन होना चाहिए। इसका मतलब कि यह लाश ऐसी जगह रखी हुई थी जहां पर कि 3-4 दिन मक्खियों को बैठने का सौभाग्य नहीं मिला। बस जब लाश फेंक दी गई तब उसमें मक्खी बैठे। इसका मतलब कि यह लाश 7 दिन, तो ये 4 दिन तक तो किसी जगह कमरे में छुपा के रखी गई, बाद में इसे फेंका गया। यदि वीरप्पन की और नागप्पा की पुलिस गोली से मौत होती तो वही सभी पड़ जंगल में और मक्खियां 7 दिन पुरानी होती, किंतु वीरप्पन ने उसे कमरे में रखा था और जब पकड़ने का उम्मीद हो गया कि पास में आ गए, उसने गोली मार दी। उसके बाद फिर उसने सोचा कि गोली तो मार दिया हूं, अब यदि पुलिस वाले इसको मेरे घर से बरामद करेंगे तो चारों तरफ बोलेंगे कि वीरप्पन ने इसकी हत्या कर दी, तो मेरे खिलाफ यहाँ के जो आदिवासी जंगल में जो आम आदमी मेरे ऊपर सिंपैथी रखते हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए उसने 4 दिन के बाद लाश को बाहर फेंक। सोच लीजिए कितना बड़ा एक गुत्थी इन कीड़ों ने ही सुलझा दी। इसीलिए बोलते हैं लाशें सच बोलती हैं। अब अपन चलते हैं इसकी एक विधा का दूसरा हिस्सा जिसे बोलते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी पॉइजन। तो सर ये पॉइजनिंग के जो केसेस आते हैं तो वो खुद ने लिया हुआ है या किसी ने खिलाया है और कितना टाइम हुआ और कौन सा पॉइजन है, ये कैसे मालूम पड़ता है पोस्टमार्टम से? हम जब शव परीक्षण करते हैं तो उसमें मान लो हमने पाया कि शरीर पर कोई भी बीमारी नहीं है, अतः बीमारी से मौत नहीं हुई है, शरीर में कोई चोट नहीं है, अर्थात चोट खरोच से भी मौत नहीं हुई है, फिर मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? फिर हम उसका डिटेल में गए तो हमने उसके मुंह को देखा, उसके बाद पेट को देखा। हम जैसे ही पेट खोलते हैं, मान लो हमें वहां पर रक्तस्राव मिलता है या एक तीव्र गंध वगैरह आती है, तो उसके आधार पर यह होता है कि नहीं भी इसने कुछ जहर का सेवन किया है, कोई ना कोई सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है। हम उस विसरा को सुरक्षित रखते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं, तो उस कौन सा जहर है इसका निर्धारण करते हैं। और सभी को मालूम है कुछ जहर गंध रहित रहते हैं, स्वाद रहित रहते हैं, और किसी तरह का कोई जो ये सब चीजें वो नहीं रहती हैं। इसका मतलब कि वह आराम से दिया जा सकता है या आराम से खाया जा सकता है। मगर कुछ जहर ऐसे हैं जो कि 3-4 फीट दूर से ही बदबू मारते हैं, उसको खाते ही मुंह में जलन प्रारंभ हो जाता है। तो कोई भी आदमी इस तरह का जहर किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकता है, और यदि इस तरह का जहर है तो आदमी ने स्वतः ही उसका सेवन किया है। तो देयर आर सम पॉइजन which are ideal suicidal poison और there are some poison which are ideal homicidal poison। इस तरह निर्धारण करते हैं। इसी का दूसरा हिस्सा आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई है, स्नेक बाइट, बिच्छू बाइट और नसों में इंजेक्शन देख के पैर के उससे या हाथ के उससे पॉइजन देना, उसमें अगर डेथ होती है तो वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये आपने अच्छा सवाल किया। सवाल ये है कि आजकल तो ये जो अनुकंपा, एग्रेसिया, ये जैसे कि सरकार ने योजना बनाई है, यदि किसी को सर्पदंश से मौत होती थी तो 1000 रुपया उसको मुआवजा मिल जाएगा। तो कई व्यक्ति तो खुद, यदि कोई आदमी स्वाभाविक मौत भी पाए तो वहां पर सांप काटने का निशान बना देते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं सांप ने काट दिया, सांप काट दिया, और डॉक्टर भी लिख देता है कि यस दिस इज ड्यू टू स्नेक बाइट, और उसको मुआवजा मिल जाता है। तो ये देखिए, जहां तक समाज है, समाज में अच्छे आदमी की जितनी बहुलता है उतना दुष्टों का भी बहुलता है। तो ऐसे मामले में हम एक डॉक्टर मुर्दे के प्रति न्याय करने के लिए सचेत रहना चाहिए। तो जैसे स्नेक बाइट है, यदि दुनिया में ऐसा कोई भी सांप नहीं है जिसको काटते ही 1 सेकंड में आदमी मर जाए। आदमी बोलते हैं ना कि इसको सांप ने काटा पट से मर गया, सिर्फ पिक्चरों में दिखाता है। इसका मतलब यदि उसको सांप ने काटा है तो सांप ने काटा है तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जीवित रहेगा, आदमी चिल्लाएगा, उसको निकटतम अस्पताल पहुंचाएंगे या घर में जो वैद्य है उसे ही बुला लेंगे,
ऐसा तो होता नहीं कि आदमी पट से मर गया। और यदि आदमी जिंदे में उसको सांप ने काटा है तो वहां पर सूजन तो आएगा ही आएगा, और वहां के चमड़े के नीचे रक्तस्राव भी मिलेगा। तो इन सब चीजों का आंकलन करके हम बोलते हैं कि ये बिच्छू का डंक है, ये सांप का डंक है। दूसरी बात कि एक आदमी को उसके बाह में इंजेक्शन लगाने का साइन दिख रहा है। हमने पूछा कि भाई यह आदमी को अस्पताल तो लेके नहीं गए थे? बोले नहीं साहब, अभी निकटतम 1-2 दिन में अस्पताल तो लेके नहीं गए थे। बोले नहीं साहब, फिर यहां पर इंजेक्शन का निशान क्यों है? तो जब हम उसको देखते हैं तो फिर हम वहां के चमड़े को हम काट लेते हैं, फिर वहां के रक्त को भी हम समझ के रख लेते हैं। जहां पर सांप कथित रूप से काटा है वो चमड़े को भी हम काट के रख लेते हैं, और बाद में इसका परीक्षण करते हैं कि इसमें किस तरह का जहर है, क्या ये एनिमल पॉइजन है या कोई केमिकल पॉइजन है। अब हम इससे चलते हैं तीसरे हिस्से में, जो कि आजकल की परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार पढ़ने में आता है लेकिन आम आदमी के समझ में नहीं आता, डीएनए टेस्टिंग। तो सर, ये चीज़ें डेथ के केसेस में, मर्डर के केसेस में और रेप के केसेस में, ये डीएनए टेस्टिंग क्या चीज़ होती है और इसके परीक्षण से कैसे हमें हेल्प मिल जाती है? देखिए, हर मनुष्य का डीएनए उसका फिंगरप्रिंट है। हर आदमी का डीएनए अलग अलग होता है और ये अनुवांशिक होता है। मेरे पिता में, मेरे खानदान में जो डीएनए है वह डीएनए मेरे पूरे खानदान में चलता रहेगा। तो मान लो हम जैसे कि बलात्कार का केस देखें तो एक स्त्री और एक पुरुष है, और पुरुष का जो शरीर का फ्लूइड है, चाहे खून के रूप में हो चाहे वीर्य के रूप में हो, स्त्री में प्रवेश किया है। और स्त्री के गुप्तांग में यदि मुझे कोई फ्लूइड मिल रहा है, उसके शुक्राणु मिल रहे हैं, उन शुक्राणु का जब परीक्षण करूंगा, उसका डीएनए निकालूंगा और कथित मुलजिम के रक्त से जब डीएनए निकालूंगा, यदि दोनों डीएनए मैच कर जाते हैं, इसका मतलब कि इसका जो वीर्य है इस डीएनए वाले पुरुष का डीएनए है। इसी तरह मृत्यु के प्रकरण में सवाल यह है कि एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी, और दोनों जब हत्या हो रही थी गुत्तम गुत्ता में इसके शरीर पर भी चोटें पहुंची जो कि उसके कपड़े में लग गया, और इसके ने चाकू मारा तो उसका खून इसके शरीर पर लग गया। तो इसके कपड़े में और मृतक के कपड़े में जब दोनों खून का परीक्षण करता हूं, मान लो इसमें 2 तरह के खून मिलते हैं, एक तो खुद मृतक का स्वयं का, और दूसरा अन्य रक्त भी जो कि कथित अपराधी का है। इस तरह डीएनए परीक्षण आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और ये वैज्ञानिक साक्ष्य है। पहले के जमाने में समाज हमारा इस तरह की बातों में अडिग रहता था, सत्यनिष्ठ रहता था। एक बार जो आदमी गवाही दे दिया है, जो सत्य घटना बता दिया है, 10 साल के बाद भी वो अदालत में जाके उसकी पुनरावृत्ति करता था, वही चीज रखता था। किंतु वर्तमान युग में आदमी 3 माह के बाद अपना पाला बदल देता है और न्यायालय में जाके झूठ बोलता है। किंतु ये जो वैज्ञानिक साक्ष्य है, ये जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए अभी जो वर्तमान में नया कानून इसमें जो लागू किया गया है, इसमें इसी पर ही एम्फेसाइज किया गया है कि कोई भी इस तरह के आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य अधिक से अधिक पुख्ता किया जाए, इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते। डीएनए टेस्टिंग जो होती है, ये ड्राई फ्लूइड्स में कितने समय तक करी जा सकती है? ड्राई फ्लूइड में ये आप 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर 10 साल तक कर सकते हैं। डीएनए कभी खराब नहीं होगा। जमे हुए खून में या जी सीमेन हाँ, में, बिल्कुल इन सब में 2-3 साल तक जमे हुए हिस्सों में कर सकते हैं। इससे हम भाई आपने सुना होगा अमेरिका का प्रसिद्ध केस बिल क्लिंटन का, जो कथित बेचारी महिला थी, उसकी पेंटी में कितने वर्षों के बाद उसका एग्जाम्पल हुआ है। डीएनए से हम सारी चीजें उस इंसान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि डीएनए कभी बदलता नहीं है। डॉक्टर सतपथी, मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपने बहुत जटिल विषय को बहुत ही अच्छे से समझाया, तो हमारे डीएनए के दर्शकों को एज ए फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
मैं सभी दर्शकों को एक सलाह यही देना चाहूंगा, जितने भी हम लोग ज्ञाता हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, हम में ज्ञान प्रचुर है, किंतु इस ज्ञान का उपयोग समाज में कब होगा, जब समाज हमें इन अपराधों के बारे में जानकारी देंगे। यदि समाज को ही मालूम नहीं है ये अपराध की श्रेणी में नहीं है या आता है कि नहीं आता है, तो फिर हमें जानकारी कैसे मिलेगी? और हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो हमारे ज्ञान का सदुपयोग क्या होगा? इसीलिए यह विषय जो फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सिर्फ डॉक्टर या पुलिस या न्यायाधीश इनके लिए सीमित नहीं है। ये हर नागरिक को कुछ न कुछ इसके बारे में जानना चाहिए, जिससे कि एक आदमी को जिंदा जली है और उसको मार के जलाया गया है, जो फफोले होंगे वो फफोले कैसे होंगे? एक आदमी को मार के लटका दिया गया है, उसका गले का निशान कैसे होगा? इन सब चीजों को यदि आपको मालूम थोड़ा थोड़ा है, आप यदि पड़ोसी होने के नाते इस तरह के घटना स्थल पे जाते हैं और यदि आपको ज्ञान है तो आप देखते हैं नहीं भाई, जैसा कि मुझे डॉक्टर सतपथी ने बताया था, ये तो जिंदा लटकने का निशान नहीं है, ये तो मारने के बाद लटकाने का है। तो आप पुलिस को बताएंगे, फिर पुलिस मुझे खबर कहेगी, तब मैं मृतक को न्याय दिला पाऊंगा। इसीलिए ये आम नागरिक को भी इसके बारे में आंशिक या पूर्ण कुछ न कुछ जानना चाहिए। बस। धन्यवाद डॉक्टर डी के सतपथी। देखते रहिए डीएनएन, क्योंकि डीएनएन रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल। धन्यवाद।